गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ब्लॉक नंबर 3 शेयर कैपिटल। अब मैं शेयर कैपिटल के बारे में तुमको एकदम सिंपल टेक्निक बताता हूँ। शेयर कैपिटल में जो हम लोग रिवीजन करेंगे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये हैवी चैप्टर होता है। इसके रिवीजन में जब भी जाओगे तो थोड़ा थोड़ा तुमको तकलीफ होगा ही। तो एक मैं तुमको ज़बरदस्त तरीका सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट, जिससे एक बार में फुल शेयर कैपिटल 1, 2, 3 का तुम पूरा फ्लेवर ले सकते हो। इट विल नॉट बी ए कंप्लीट रिवीजन बिकॉज उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आएंगे, पर एक बार फुल फ्लेवर मिल जाएगा। द टिप इज स्टार्ट विथ कॉपी नोट्स। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो बोर्ड पे, जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड रिवाइज। तुम्हारे पास कॉपी है तो वो भी तुम निकाल के अपना रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इधर देखते जाना। खुद की कॉपी रहेगी तो और बेहतर रहेगा बिकॉज यू कैन सी योर ओन हैंड राइटिंग। अपने हाथ का लिखा हुआ जो नोट्स बनता है उस पर ज़्यादा कमांड आता है। ठीक है, ये देख रहे हो तुम लोग 15 पेजेस है, मेरे में 15 है, तुम्हारे में पता नहीं कितना पेज होगा, कम बेसी होगा थोड़ा, तुम्हारी कॉपी लंबी होती है। ठीक है, तो कुछ पेजेस के अंदर ही तुमको शेयर कैपिटल 1, 2, 3 तीनों का ही एक भड़ाक से रिवीजन हो जाएगा। तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा। मोमेंटम बनाना सबसे मुश्किल होता है। जब अपने पढ़ रहे होते हैं ना, कोई भी टॉपिक को उठा के पढ़ते हैं जिससे अपने डरते हैं, भागते हैं, तो उसमें मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो एक बार बन गया तब तो तुम कैरी ऑन कर लोगे। ये प्रेटी मच हर हार्ड चैप्टर के साथ अप्लाई करता है। कोई भी हार्ड चैप्टर तुम उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, तो पहले एक बार मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कौन सी टॉपिक देख रहा हूँ? डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल प्रेफरेंस। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू करना है तो कितने कंडीशंस है? 6 कंडीशंस है। 3 फंडामेंटल कंडीशंस और 3 कंप्लायंस कंडीशंस है। फंडामेंटल कंडीशंस क्या है सर? शेयर कैपिटल चैप्टर में सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? आर्टिकल्स। दूसरा क्या होगा? रेजोल्यूशन। विच रेजोल्यूशन? OR की SR? बहुत रेयर केस है, जनरली हर जगह अपने को क्या मिलता है? SR, लेकिन यहाँ क्या है? OR, और वो भी पोस्टल बैलेट का नियम है। क्या नियम है? पोस्टल बैलेट का। नंबर 3, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर पे मैक्सिमम वोटिंग पावर कितना हो सकता है? 26% की 74%? 74% टोटल इक्विटी, टोटल वोटिंग पावर। कंप्लायंस कंडीशन, पिछले उस साइड पहले देखो, पीरियड, पिछले 3 साल में आपने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया। आप पिछले 5 सालों में आपने इन सब अमाउंट्स के पेमेंट या रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। देख लो, वही होगा। प्रेफरेंस शेयर, DD, डिवेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, उधर लाए, L से लोन, I से IPF, E से EPF। और पिछले 3 साल में आपके ऊपर स्पेशल स्टैट्यूट्स के वायलेशन के लिए कोई पेनल्टी इंपोज नहीं हुआ है। हो गया। 1 सेकंड में डिफरेंशियल इक्विटी शेयर जो इतना खतरनाक टॉपिक था तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको यहाँ पे रोको नहीं, इमीडिएटली इट शुड बी फॉलोड अप बाय द मेन चैप्टर। ठीक है, तो अपने चैप्टर में आए। ठीक है, चैप्टर में देखो सेक्शन नंबर 43 पे जाओ। इनफैक्ट ये चैप्टर चालू कहाँ से होता है? पहला सेक्शन कौन सा है? 43। गौर से तुम लोग देखो, ये रहा शेयर कैपिटल चैप्टर। जब चालू करते हैं तो सबसे पहले ऊपर सेक्शन कौन सा दिख रहा है मेरे को? 43। ये तो पूरा डीमैट का डायग्राम है। डीमैट का कॉन्सेप्ट तो अपने समझ गए, डायग्राम तो मेमोराइज करना नहीं है। दे विल नेवर आस्क यू कि आप डीमैटिलाइजेशन का प्रोसेस बताइए, समझाइए, लिखिए। इट इज ओनली फॉर रेफरेंस। तो समझ गए ना डीमैट अब क्या होता है, तो इसको देखने की मेरे को जरूरत नहीं है। फिर 1 पेज का जो पूरा ज्ञान है वो तो इंट्रोडक्शन ज्ञान था, वो अब आता है। फिर यहाँ पर डेफिनेशंस कुछ दिए हुए, हाँ ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। 4-5 तरह के कैपिटल होते हैं: ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, माइनस कॉल्स इन अरियर, पेड अप। सबसे रियल कैपिटल कौन है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, दैट्स द रियल कैपिटल। ये अपनी बात हो चुकी है। ऑथराइज का डेफिनेशन क्या है? खाली ग्रीन कलर, खाली ग्रीन कलर। ऑथराइज कैपिटल इज द कैपिटल ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। इशूड कैपिटल मींस सच पोर्शन ऑफ द कैपिटल एज इज इशूड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Subscribed paid up capital is the part of the capital which has been subscribed by the members of the company. फिर called up capital which has been called up for payment by the board of directors. Paid up capital, ये important है सर, ये पढ़ो, पूरा पढ़ो। Paid up share capital means such aggregate amount of money credited as paid up, and it includes number 1, amount received as paid up, amount credited as paid up, but does not include any other amount received। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं।
शेयर का डेफिनेशन तो एक लाइन का है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। अब ये स्टॉक का वगैरह का एग्जाम्पल तो देखना नहीं अपने को, ये आ गए अपने 43 में देख लो, ठीक है, बीत गया, मोमेंटम आ चुका शेयर कैपिटल चैप्टर का तुरंत। अब 43 में जब तुम एंटर करते हो तो पहले नाम क्या है, काइंड्स ऑफ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पर इक्विटी में भी दो होता है, ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल। इन्होंने इक्विटी का डेफिनेशन तो घुमा के दिया, बोला वो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी, और प्रेफरेंस का डेफिनेशन सही तरीके से दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज दैट टाइप ऑफ कैपिटल विच वेयर द मेंबर गेट्स प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द टाइम ऑफ रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। फिर ये ग्रीन बॉक्स था जिसको इंस्टीट्यूट ने डाला है, ग्रीन बॉक्स है जिसको इंस्टीट्यूट ने डाला है। इसमें दो बातें याद रखनी है, ऊपर हाथ का लिखा हुआ पढ़ो क्या है, जनरली प्रेफरेंस शेयर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब उनका रिजर्व्स पे कोई हक नहीं होता अनलेस आर्टिकल्स में उनको अलाउ कर दिया जाए, वरना उनका रिजर्व्स पे कोई हक नहीं, रिजर्व्स इज फॉर इक्विटी कैपिटल। फिर नीचे वाला जनरली प्रेफरेंस शेयर इज क्यूमुलेटिव, मतलब अगर उनको आप इस साल डिविडेंड नहीं दोगे तो इस साल का जो डिविडेंड का ड्यू का पैसा वो अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज कैन ऑब्टेन ऑप्शनल एग्जम्पशन, वो अगर चाहें तो अपने मुआव में लिख सकते हैं कि हम पे जी 43 अप्लाई नहीं करेगा, यानी हमारे यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हम कोई प्रेफरेंस नहीं देने वाले, बहुत बढ़िया। अब आगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला, इसमें 6 कंडीशंस थे ना, देखो वही है कि नहीं है, नंबर 1 आर्टिकल, नंबर 2 OR, नंबर 3 मैक्सिमम वोटिंग पावर 74%, फिर डिफॉल्ट नहीं हुआ आज तक एफएस और एनुअल रिटर्न फाइल करने में लास्ट 3 इयर्स में, रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ लास्ट 5 साल में, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो पहले डिफॉल्ट को ठीक करो, फिर 5 साल वेट करो, फिर इशू करो, ठीक है। आज तक कभी किसी स्पेशल स्टैट्यूट के वायलेशन के लिए पेनल्टी नहीं लगाए इन लास्ट 3 इयर्स। आप ऑर्डिनरी को डिफरेंशियल में और डिफरेंशियल को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिफरेंशियल शेयरहोल्डर्स के राइट्स ऑर्डिनरी वालों से थोड़े अलग होते हैं वोटिंग के मामले में, डिविडेंड के मामले में, जैसे वोटिंग कम डिविडेंड ज़्यादा, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला, इन लोगों को भी तो मेंबर माना जाएगा कि नहीं, तो कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है उसमें इनका नाम रहना चाहिए ना। रजिस्टर मेंबर का फॉर्म नंबर क्या होता है, MGT 1। 44 शेयर्स एंड डिवेंचर क्या है, इमूवेबल की मूवेबल, सर मूवेबल प्रॉपर्टी। नंबरिंग ऑफ शेयर्स, जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उन पे एक डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए, जैसे करेंसी नोट पे रहता है, ठीक है, लेकिन जो डीमैट शेयर्स होते हैं उनमें कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब तो 46 में आ गया मैं, देख रहे हो, तो तुम कॉपी से अगर कर लिए तो तुम्हारा यहाँ मोमेंटम फास्ट हो जाएगा, इसीलिए कॉपी नोट्स दिया था। वापस जा रहे हैं, क्या लिखा है बगल में, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर हो गया। अभी देखो ये, अब कॉपी में आओ, पहले फिजिकल शेयर्स और डीमैट शेयर्स को लेके जो भी ज्ञान है वो पूरा रिकैप कर लो, रिदम आ जाएगा तुरंत। फिजिकल शेयर पढ़ना, कंपनी इशू फिजिकल शेयर्स टू इन्वेस्टर। फिजिकल शेयर को अपने बोलते हैं शेयर लाल रंग में क्या लिखा है, शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर क्या है, SH, लाल रंग देखो पूरा, SH1, नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर 11,501 से 12,000, साइंड बाय, अगर CS है तो 1 डायरेक्टर एंड, मतलब CS 1 CS नहीं, और अगर CS नहीं है आपके यहाँ तो बस सही हो गया, ठीक है। अच्छा, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस पे एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, आपका नाम उसमें होना चाहिए कि नहीं, तो कंपनी आपको शेयर्स दे के आपका नाम उसमें डाल देगी। ये रहा रजिस्टर मेंबर रमेश 500, मतलब जितना भी शेयर्स है। फंडा क्लियर है। डीमैट शेयर्स, डीमैट शेयर्स तो सर सिस्टम के अंदर होता है, डिपॉजिटरी का वो बात हो चुका है। डीमैट शेयर्स के केस में कंपनी रजिस्टर मेंटेन करता है कि डिपॉजिटरी। जैसे आप एक इन्वेस्टर हो, आपने अपना डीमैट अकाउंट चेक किया सर्वर से, तो वो आपको सीधा NSDL डिपॉजिटरी में दिखाई देगा। डिपॉजिटरी मेंटेन्स, NSDL मेंटेन्स, ब्लू डिब्बा, रोबो का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये रियल टाइम बेसिस में अपडेट होता है कि नहीं, बिकॉज मार्केट तो जैसे ही खुलेगा, अभी तो खैर सुबह के टाइम में मार्केट जब खुलता है तो जब भी लोग लेते बेचते हैं तब हाथों हाथ ये चेंज होता है। इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर विच गेट्स अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, वेरी गुड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेतावनी, हमसे एग्जाम में कभी भी वो लोग पूछे तो फिजिकल शेयर सोच के ही आंसर लिखना, डीमैट सोच के आंसर नहीं लिखना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डुप्लीकेट शेयर्स, ये भी इसी के साथ है ना, पूरा एक बार एक ही साथ में पढ़ लेते हैं।
रमेश का जो शेयर सर्टिफिकेट था वो फट गया, खो गया, म्यूटिलेट हो गया, डिफेस हो गया, उसको चाहिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। वो कंपनी को एक अर्जी लगाएगा। अच्छा, अगर खो गया है तब तो कोई सबूत नहीं है ना खोने का, तो वहाँ पे पुलिस की कंप्लेंट कॉपी चाहिए। और अगर फट गया है, डिफेस हो गया, म्यूटिलेट हो गया, तो फटा हुआ टुकड़ा जमा कर दो। कंपनी से अगर आप एक सर्टिफिकेट लोगे तो 50 रुपये लगेगा। जैसे मिला भी आपको एक ही था, 500 शेयर के लिए 500 कागज नहीं मिलते, एक ही कागज मिलता है, तो आपको एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी कीमत है 50 रुपये। कंपनी आपसे क्या लेगी? इंडेमनिटी बॉन्ड कौन से केस में लेगी? खो गया तो, क्योंकि क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। तो इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब है कि आपकी इस डुप्लीकेट शेयर लेने से कल को फ्यूचर में कुछ कांड होता है, फ्रॉड होता है और कंपनी को नुकसान होता है, तो आप कंपनी को भरपाई करोगे। इंडेमनिटी वर्ड का मतलब आज सुन लो मेरे से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पता होना चाहिए। तुम्हारे किसी हरकत से सामने वाले का नुकसान हुआ है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसको हिंदी में शॉर्ट करके बोल रहा हूँ, नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई, पेइंग डैमेजेस कॉज्ड बाय यू, दैट्स कॉल्ड इंडेमनिटी। ठीक है, मैं सवेरे आज घर से निकला, मैंने मम्मी से 2000 रुपये पॉकेट मनी लिया, ठीक है, इज दैट इंडेमनिटी? दैट्स रीइंबर्समेंट, दैट इज रीइंबर्समेंट एक्सपेंस का होता है, इंडेमनिटी डैमेजेस का होता है, समझे क्या? अच्छा, मेरी गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का होता ना, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो मेरी गाड़ी को ठीक करने में सपोज 20,000 रुपये लगेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम 14,000 देंगे। मैं बोला ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को जो 14,000 रुपये दे रहा है वो क्या है? रीइंबर्समेंट या इंडेमनिटी? इंडेमनिटी, नुकसान की भरपाई। एक आदमी, उसने LIC पॉलिसी लिया था, मर गया, उसके परिवार वालों को 2 करोड़ रुपया मिला, इंडेमनिटी। समझ रहे हो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? तो कई जगह पे क्या होता है, इंडेमनिटी साइन करना पड़ता है, इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी हैज़ टू बी साइंड। आज जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम कल किसी कंपनी में नौकरी करोगे, तुम कल किसी कंपनी में नौकरी करोगे, तो तुम्हारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है। अगर आपने उनका कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन किया, या वहाँ पे जो आपको डेटा मिला वो आपने बाहर लीक कर दिया, या कुछ भी आपके किसी भी कृत्य से उनको नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई आप करोगे। इंडेमनिटी रहता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं रहेगा? आप खुद सोच के देखो, आज तुम किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ का तो सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा तुम्हारे हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? लीक कर सकता है कि नहीं? तो सब एग्रीमेंट साइन रहता है इंडेमनिटी का, ठीक है, ओके। तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दो। नंबर 4, ये लोग क्या पास करेंगे? तब जाके आपको डुप्लीकेट शेयर मिलेगा। डुप्लीकेट शेयर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि दिस इज, लाल रंग, डुप्लीकेट शेयर्स इशूड इन ल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। अच्छा, कंपनी जब जब डुप्लीकेट, 2 टॉपिक है देखो, डुप्लीकेट शेयर्स, रिन्यूअल ऑफ शेयर्स। कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है SH2। जब जब कंपनी डुप्लीकेट या रिन्यूड शेयर्स देती है तो जिसको दिया, कितना दिया, क्या दिया, वो पूरा रिकॉर्ड करती है उस रजिस्टर में। उस रजिस्टर का नंबर क्या है? SH2, ठीक है। ये देखो SH2 दिख रहा है सबको रजिस्टर। नीचे देखो तो नीचे एकदम लास्ट में काला रंग में क्या लिखा है? सेम। तो डुप्लीकेट शेयर्स या रिन्यूड शेयर्स के लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है, कब कब किसको डुप्लीकेट दिया, तो दैट इज कॉल्ड SH2। रिन्यूअल शेयर्स क्या होता है? वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे नहीं खोया, तुमसे नहीं फटा। रिन्यूअल का मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर स्प्लिट कर दिया, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू को 1-1 रुपये का 10 शेयर कर दिया, या सोचो 10 रुपये के 10 शेयर्स को कंबाइन करके 100 रुपये फेस वैल्यू का शेयर कर दिया, या फिर कंपनी का अमेलगमेशन हो गया। तो इन सच केसेस आपके जो पड़े हुए शेयर्स है वो तो चेंज करने पड़ेंगे ना, तो कंपनी बेसिकली उसको चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ शेयर्स। तो वहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लेती कंपनी, आपके शेयर्स को फ्री में रिन्यू करेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्लियर है? ओके। अब तो नेक्स्ट है, छोड़ो इसको। सेक्शन नंबर 46, ये ग्रीन डब्बा देख रहे हो? ग्रीन डब्बा इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि ग्रीन डब्बे में मैंने तुम्हारे लिए कुछ सिंपल भाषा में कोई नोट दिया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा, जिसको पढ़ते ही पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बगल में मैंने क्या लिखा है? रेफ लिखा है कि इंपॉर्टेंट लिखा है कि लर्न लिखा है? अगर कंपनी आप लोगों को शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला काम BR एंड BM,
फिर शेयर्स तो बाद में आएगा, पहले ये लोग आपको लोआ देंगे, लोआ का फुल फॉर्म, ठीक है। फिर आपका नाम ये लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपडेट कर देंगे, मेंबर तो बना लेंगे आपको, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम डाल देंगे। फिर ये लोग शेयर सर्टिफिकेट छपाएंगे, प्रिंट करना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, SH1, साइन कौन करेगा, 2 डेटर प्लस CS, ठीक है, उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपको कितने दिन में डिलीवर कर देगा, 2 months ऑफ द डेट ऑफ, ये टाइम के बाद हमेशा लिखा करो किस कहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो 2 months ऑफ द डेट ऑफ, हो गया ना एकदम, एक झटके में एक बार पूरा याद आ गया कि नहीं आ गया शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, ये ब्राउन ऑरेंज लाइन ना स्टार है बॉस, ये तुमको पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए, तो ये मेरे को याद चाहिए। अ शेयर सर्टिफिकेट इज ब्राउन कलर शैल बी प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप, प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ द, प्राइमा फेशी प्रोनाउंस होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देते नहीं है, उनको जब भी कोई इस तरह का इटैलिसाइज वर्ड मिलता है ना, मतलब ये तो ग्रीक लैटिन टाइप का वर्ड है ना, वो अपने हिसाब से थोड़ा टेढ़ा बाका करके प्रोनाउंस कर देते हैं और एकदम दिमाग सटका देते हैं। ये प्राइमा फेशाई नहीं होता है। तुम बड़े बड़े लोगों को देखोगे, मैं टीचरों की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब जो बड़े लोग हैं जो बड़ी पोजीशन, वो प्राइमा फेसाई, ठीक है, जज के मुँह से सुनोगे, ठीक है। जज लोग आते हैं ना यूट्यूब पे, तो आजकल तो जज लोग भी यूट्यूब पे जज वो कर रहे हैं ना, प्राइमा फेसाई, फेसाई टट्टी है ये प्राइमा फेशी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इट शैल बी, प्राइमा फेशी का मतलब होता है मेन एविडेंस अनलेस रिबटेड, यही हम मान लेंगे अनलेस आप इसके कॉन्ट्राडिक्शन में हमको कोई सबूत दो, मतलब रिबटल करो, ठीक है। प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ व्हाट, ओनरशिप, टाइटल मतलब ओनरशिप, तो मतलब अगर आपके नाम पे है वो शेयर्स तो मतलब आप ही मालिक माने जाओगे, प्राइमा फेशी एविडेंस, ठीक है। शेयर्स डीमैट में भी होते हैं। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी, अब तो पूरा बोल सकते हैं 2216, पूरा याद करेंगे एक बार, तुम याद करो फिर मैं बोलूँगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट शेयर्स। सब्सक्राइबर्स को कितने दिन में शेयर्स मिलेगा, 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बाकी सबको कब मिलेगा, 2 months ऑफ अलॉटमेंट डेट। ट्रांसफर ट्रांसमिशन केस में 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, SH4। डिवेंचर के केस में 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन चाहे शेयर का हो चाहे डिवेंचर का हो, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। 3 नंबर में देखो सिक्योरिटीज वर्ड है ना, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन शेयर डिवेंचर दोनों के लिए। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का प्रोसीजर अभी पढ़ के आए हम लोग कॉपी से। अगर कंपनी के प्रमोटरों ने अपने आप को झूठ मूठ का डुप्लीकेट शेयर दिलवा दिया तो सजा कितनी है, भयंकर है सर। जितने फेस वैल्यू का शेयर दिलवाया है 5x से 10x और 10 करोड़ रुपया विचेवर इज, और फ्रॉडलेंटली किया है तो ये सब फ्रॉडलेंटली होता है, 447। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स का पूरा ज्ञान क्लियर है कॉपी में, ये तो मैं कॉपी में करा चुका हूँ, ठीक है। कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर्स कितने टाइम के अंदर दे देगी, स्टार। अनलिस्टेड कंपनी आपको कितने दिन में डुप्लीकेट शेयर दे देगी, 3 months, और लिस्टेड कंपनी 45 days। अभी झूठी तो है, लिस्टेड कंपनी डीमैट है उसमें क्या 45 days लगेगा क्या, ऐसे होता है काम, ठीक है। नीचे सेक्शन नंबर 47, वोटिंग राइट्स तो अब हम सब जानते हैं। एक बात बताओ, अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रहा है तो काउंटिंग कैसे होगा, 1 member 1 वोट, और बाकी कोई भी मेथड, पोल, पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग में 1, और डिफरेंशियल में थोड़ा अलग होगा, उनका अपना फंडा होता है, करेक्ट है। हरा डब्बा देखो MCQ। निधि कंपनी का जो भी प्रमोटर होगा, जो मालिक होगा, उसको किसी भी हाल में मोर देन 5% वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। निधि कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास मान लो 30% शेयर्स है तो भी वोटिंग के टाइम पे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ब्लू कलर का मेरा हैंडराइटिंग पढ़ो, 2 ऐसे मैटर हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमेशा वोट कर सकते हैं, चाहे उनको सब कुछ सही मिल रहा है फिर भी। वो 2 मैटर क्या है, नंबर 1 अ मैटर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर राइट्स, एंड नंबर 2 जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन में जा रही है तब। अच्छा, कौन सा वो केस है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर मुद्दे पे आके वोट करेगा, जस्ट लाइक इक्विटी,
जब आपने उसको 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया हो। कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, टोटल 2 साल का डिविडेंड ड्यू हो गया ना, बस अब उसके पास वोटिंग पावर आ जाएगा। लेकिन जब आप चुका दोगे तो वोटिंग पावर चला भी जाएगा। आई गॉट द क्लियर? तो ध्यान रख, ठीक है। इस सेक्शन में भी प्राइवेट कंपनी का ऑप्शनल एग्जम्पशन है कि बोलेगा हम तो ये सब मानते नहीं है, मत मानो आप। सेक्शन 48 नाम क्या है? वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर्स। कॉपी लिखा है बगल में, गो। हार्ड टॉपिक जो भी होती है ना, उसके बगल में मैं कुछ कर देता हूं कि भाई उससे कभी भी फंसोगे नहीं घर में। ठीक है, डिस्कस करें। क्या लिखा है हेडिंग सेक्शन 48? वेरिएशन ऑफ राइट्स। डिफरेंशियल वालों का राइट्स हम चेंज करना चाहते हैं। आप देख रहे हो कि इनको 10 शेयर पे 1 वोट है, मतलब वोटिंग पावर बहुत कम है और डिविडेंड ज़्यादा है। हमारे को पैसे की तंगी है, तो हम क्या कर रहे हैं? वोटिंग पावर बढ़ा रहे हैं और डिविडेंड कम कर रहे हैं। ये वेरिएशन हुआ। वेरिएशन के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? इनका अप्रूवल चाहिए। तुम ही लोगों का वेरिएशन कर रहा हूँ तो तुम ही लोग अप्रूव करोगे ना, कि एनसीएलटी से पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा। पिक्चर में एनसीएलटी का अप्रूवल, शिकायत करना एनसीएलटी में जाओ, पर अप्रूवल के लिए एनसीएलटी के पास जाने का प्रावधान नहीं है। आप लोगों के हक चेंज हो रहे हैं, आप लोग डिफरेंशियल वाले हो, आपका हक चेंज कर रहा हूँ तो आप ही से तो पूछूंगा। कैसे पूछूंगा, कौन सा पूछूंगा? ये पढ़ो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। रिटन कंसेंट ऑफ 3/4 वैल्यू ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स, या फिर उन क्लास शेयर होल्डर्स की क्लास मीटिंग बुलाओ और उसमें एसआर पास कर लो। अच्छा, इनके राइट्स को चेंज करने से अगर कोई और भी अफेक्टेड हो रहा है, ऑर्डिनरी इक्विटी वाला, क्योंकि वोटिंग पावर में तो अफेक्ट आ ही जाएगा ना, तो उससे भी आपको 3/4 वैल्यू का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। पर इस बार एसआर इन मीटिंग, क्लास मीटिंग की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस बार सिर्फ रिटर्न कंसेंट। जिसको भी उंगली है वो एनसीएलटी में जाके शिकायत कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज? 21 डेज। एनसीएलटी के पास अब शिकायत कितने दिन में कर सकते हो जाके? नहीं, वो तो 30 डेज नहीं, 21 डेज आंसर है ना। तुम लोग हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे, समझ में नहीं है मेरे को। 21 डेज होगा ना आंसर। 30 डेज तो अलग चीज़, वो तो एनसीएलटी का ऑर्डर जमा करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ जिसको भी शिकायत है वो एनसीएलटी में केस कर सकता है। हाउ मेनी डेज? 21 डेज ना। ठीक है। अच्छा, एक आदमी की शिकायत करने से हो जाएगा क्या? जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनके पास कम से कम उस क्लास के कितना % शेयर होना चाहिए? 10% वैल्यू ऑफ द शेयर, तब शिकायत सुना जाएगा, वरना शिकायत सुना नहीं जाएगा। यहाँ पर जो हमें रिटर्न कंसेंट या एसआर करना है उसके लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान है, पहली बात। दूसरा, एमजीटी 14 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएशन हो गया। अब वापस वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आप लोगों का हक अगर चेंज किया जा रहा है तो आप लोगों की कॉन्सेंट चाहिए। तो जो आपकी कॉन्सेंट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टॉप पे हाथ से लिख दो, लाल रंग पढ़ो। सही है सर? एकदम ठीक है। नीचे आ जाओ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा है एमसीक्यू के लिए। क्लास मीटिंग का कोरम क्या होता है? 2 members ऑफ दैट क्लास और members होल्डिंग 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ये कोरम चाहिए अपने को, मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए और जिनके पास मिला के कम से कम 1/3 वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट क्लास होने चाहिए। ये चांसेस कम है बिकॉज ये टेबल F में है, तो किताब में इंस्टीट्यूट के लिखा हुआ नहीं है, इससे आने के चांस कम है। पर फिर भी जान के रखो, क्लास मीटिंग का कोरम। ठीक है ना? ये सब हो चुका, डन। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ये रहा। अगर हम नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें विच रैंक्स पैरी पस्सू विथ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, तो दिस डज नॉट अमाउंट टू वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ द ओल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स।
हमने ओल्ड प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे आज से 3 साल पहले, अभी फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं विच रैंक्स इक्वली विद द ओल्ड वन, तो ये वेरिएशन ऑफ राइट्स नहीं माना जाएगा, इसमें 48 फॉलो नहीं होगा। इधर अगर हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो वो वेरिएशन माना नहीं जाएगा। अरे ऑब्वियसली सर, अगर आप शेयर कैंसिल करोगे तो 61 फॉलो होगा ना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, डिमिन्यूशन, तो 61 फॉलो होगा, 48 क्यों होगा? वैसे बाजू में रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो सर आप 66 करोगे, ये फॉलो नहीं होगा। तो इन दोनों में भी वही लिखा हुआ है, डज नॉट अमाउंट टू वेरिएशन। ठीक है, ये कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट्स है, इंस्टीट्यूट की किताब में आ सकता है। कॉल मनी ऑन शेयर्स, ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन ज्ञान है, हटा रहा हूँ इसको। कंपनी कभी भी कॉल मनी मंगाएगी तो यूनिफॉर्म बेसिस पर मंगवाएगी, मतलब ऐसा नहीं कर सकती 100 जन आप दे दो, 100 जन बाद में देना, 100 जन सबसे एक साथ मंगाओ, यूनिफॉर्म बेसिस। ठीक है, ये ICAI ने अपनी तरफ से कुछ ज्ञान लिखा है बेस्ड ऑन केस लॉस। सेक्शन नंबर 50, कैन अ कंपनी एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस? यस, कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, बट ऊपर क्या लिखा है, मतलब आर्टिकल में अलाउड होना चाहिए। अच्छा, वो कॉल्स इन एडवांस के बदले क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड वोटिंग पावर मिलेगा? ना, इंटरेस्ट मिल सकता है पर बाकी कुछ नहीं। सेक्शन 51 में ऊपर क्या लिखा है, आर्टिकल ड्रिवन, कंपनी अगर चाहे तो आपको डिविडेंड आपके पेड अप वैल्यू पे दे सकता है इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू। जैसे मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये है पर पेड अप वैल्यू 8 रुपये है, तो डिविडेंड 10 रुपये पे दें कि 8 रुपये पे दें? अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि पेड अप वैल्यू पे देंगे तब 8 रुपये पे, वरना 10 रुपये पे। ठीक है, सेक्शन 52, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप कोई भी सिक्योरिटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू करते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप लेते हो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट्स अ ब्लैक कलर, इट्स अ कमिटेड रिजर्व, तो इसको हर जगह आप यूज सिर्फ 5 जगह यूज कर सकते हैं। BBC, पॉप, ये BBC और पॉप का फुल फॉर्म याद करो। B से बोनस शेयर, B से बायबैक, C से कमीशन, पॉप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, P से पॉरऑप्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इनमें यूज हो सकता है। अकाउंट्स की दुनिया में कहाँ यूज हो सकता है? BBC। लॉ और ऑडिट में जब आंसर लिखोगे तो पूरा लिखोगे BBC, पॉप। ठीक है, सेक्शन 53, क्या कंपनी अपने फेस वैल्यू के नीचे भाव पे इशू कर सकती है? नहीं। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो, पर फेस वैल्यू के नीचे अलाउड नहीं है। अगर किया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, इसके 2 एक्सेप्शंस है, 2 केसेस है जब डिस्काउंट अलाउड है, स्वेट इक्विटी शेयर, विच इज द नेक्स्ट सेक्शन 54। और एक कौन सा बोलो? SDR, फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में कंपनी ने बैंक से जो लोन लिया है चुका नहीं पा रहा तो बैंक वाले लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, सेक्शन प्रोहिबिशन का था, एक प्रोहिबिशन वाले सेक्शन में पनिशमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रोहिबिशन वाले सेक्शन में तो पनिशमेंट रहेगा ही। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? ये काम आने वाला है ना, इससे स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी वो होती है सर जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, प्राइवेट कंपनी, ये स्टेटस आपको जीवन भर के लिए मिलता है कि सिर्फ फर्स्ट 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब पहले 10 साल एंजॉय कर लो जिंदगी, उसके बाद नहीं। उस 10 साल में कभी भी आपका टर्नओवर 100 करोड़ पार, अगर आपका टर्नओवर कभी भी 10 साल के बीच में 100 करोड़ पार किया तो उसी दिन से आपका स्टार्टअप का स्टेटस खत्म। चौथा, ये किसको मिलता है? इनोवेशन वाली कंपनीज को, पूरा बोलना पड़ेगा, कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस और has a scalable business potential for with employment generation और wealth creation। ठीक है, अगर आप एक बड़ी कंपनी को छोटे छोटे कंपनी में तोड़ के बनाओगे तो वो स्टार्टअप कंपनी का स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। स्वेट इक्विटी पे आ गए ना हम लोग? क्या बगल में कॉपी लिखा है? क्यों? क्योंकि जो उसमें चाहिए था वो मैंने वहीं पे लिख दिया है। यू कैन सी अ डब्बा वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ESOP। अब तो अपने को पूरा आता है तो अब तो डब्बा एक साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं? स्वेट इक्विटी किस चीज़ के बदले दिया जाता है? KIV, कि भाई आप हमारे एम्प्लॉय हो, आपने कुछ मस्त ढूंढा है हमको दिया। KIV का फुल फॉर्म नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
वैल्यू एडिशन। इनोवेशन तो आपने कुछ इनटेंजिबल इनोवेशन हमको दिया, उसके बदले हम आपको शेयर दे रहे हैं। और ईसॉप किससे होता है? आपको रोक के रखने के लिए, जाओ मत हमको छोड़ के, ठीक है। ईसॉप स्वेट इक्विटी में कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, तुम अपना इनोवेशन तो हम तुमको शेयर देंगे। ईसॉप तो तुमको रोकने के लिए है ना, तो वहाँ पे मिनिमम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है। स्वेट इक्विटी में लॉक इन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, कितना? लेकिन ईसॉप में लॉक इन प्रिस्क्राइब नहीं है, वो कंपनी अपने मन से डाल सकती है, ठीक है। क्लियर है ये? अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन किसका है? स्वेट इक्विटी का। रुकना एक बार, बाप रे। सबसे पहले तुम लोग डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी याद करो। सेक्शन 2 का नंबर याद करना जरूरी है, डेफिनेशन याद करो। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स directors or employees at a discount or for a consideration other than cash for providing KIV। SR जो पास होगा वो 12 महीने के लिए वैलिड है, तो आप 12 महीने का SR पास करके पहले से एक स्वेट इक्विटी या ईसॉप पूल बना सकते हो, ठीक है। फिर 12 महीने तक आप इशू करते रहो। एम्प्लॉय का मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, प्रोबेशन वाला एम्प्लॉय नहीं। मैंने बोला था पहले 6 महीने के लिए जब तुम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, यू आर अ प्रोबेशन एम्प्लॉय। 6 महीने के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। परमानेंट मतलब ये नहीं कि मरते दम तक हमारे साथ आके किसी सांसें खरीद ली हमने, नहीं। इट इज़ जस्ट अ स्टेटस बोलने के लिए, यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आपको क्या पता वो परमानेंट है कि छोड़ के चला जाएगा? तो परमानेंट वैसे नहीं है। परमानेंट का मतलब है पहले 6 महीने आप किसी भी कंपनी में प्रोबेशन पे होते हो, उसके बाद आप परमानेंट होते हो, ठीक है। तो परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया। और नंबर 2 डायरेक्टर। नंबर 3 एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ग्रुप कंपनीज को भी हम लोग स्वेट इक्विटी दे सकते हैं। स्वेट इक्विटी के 3 कंडीशन। नंबर 1 क्या पास होगा? नंबर 2 SR के अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? नंबर 3 अगर आप लिस्टेड हो तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड हो तो कंपनी रूल्स। ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं अपने आप को, फिर मैं बोलूंगा। याद करना है ना। 1 साल में कितना? 15% ऑफ PUESC, या फिर 5 करोड़ रुपया फेस वैल्यू, इशू वैल्यू। ये समझो, इशू वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू जैसा। मान लो कि मैंने आपको स्वेट इक्विटी शेयर जो दिया, मेरे स्वेट इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, पर कीमत 500 रुपया है, तो वो 500 रुपया लेंगे, 10 रुपया नहीं, ठीक है। तो इशू वैल्यू कितना? 1 शेयर का 500 रुपया, और सपोज 5 करोड़ रुपया का मैं दे सकता हूँ, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 500 बोलो कितना होता है? 1 लाख। तो मैं आपको 1 लाख स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकता हूँ। इशू वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं है। अब पढ़ो फिर से। 15% ऑफ PUESC और 5 करोड़ रुपया इशू वैल्यू, विच एवर इज हायर। अच्छा, आपने लाइफ टाइम में कंपनी कितना दे सकती है? 25% ऑफ PUESC। स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल तक 50% ऑफ PUESC। वेरी गुड। लॉक इन पीरियड कितने का होता है? ये आपने जो इनोवेशन दिया और हमने जो आपको स्वेट इक्विटी दिया, इन दोनों की वैल्यू कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये एकदम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जैसा ही होता है। इनके लिए भी कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है। पढ़ो। डन है? क्लियर? अब देखो 55 पे आते हैं। ये आखिरी सेक्शन है ना, देखो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है ये, है कि नहीं? पहले हाथ का पढ़ो। कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 10 साल के लिए। 10 साल के बाद क्या हो सकता है? नंबर 1 रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसा दे दो। नंबर 2 मतलब ओल्ड प्रेफरेंस शेयर लेके न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दो। नंबर 3 क्या होता है? कन्वर्जन, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। कन्वर्जन का मतलब हम प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वो इसमें नहीं है। अब इधर आओ, ये पूरे सेक्शन का मास्टर चार्ट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसको पढ़ने से काम हो जाएगा ना अपना। आओ याद करें। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है तो क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1 भारत में इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। नंबर 2 कंडीशंस क्या है? ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या पास होगा? ऐसा। थर्ड
देयर शुड नॉट बी एनी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द रिडेम्पशन ऑफ अर्लियर प्रेफरेंस शेयर। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब अभी चल रहा है डिफॉल्ट, वो नहीं होना चाहिए। 4 नंबर मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड 20 साल 30 साल। डिबेंचर में होता है 10 साल 30 साल। प्रेफरेंस शेयर में होता है 20 साल 30। किसका होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें भी नियम क्या होता है? फ्रॉम 21st ईयर 10% रिडीम करो। डिबेंचर में ऐसा नियम नहीं है। ये आपका क्या था? इशू याद हो गया। नेक्स्ट रिडेम्पशन, फिर से याद दिला रहा हूँ, लॉ में कभी भी वो लोग बोले सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन, तो सोर्स मतलब पैसा, सोर्स का मतलब क्या है? तो हाउ विल यू रिस्टोर बैक। अच्छा, किसके आपको कैपिटल रिस्टोर क्यों करना है? बिकॉज वो क्रेडिटर है ना, वो लोग को चिंता हो रही है कि हमारा पैसा तो अभी पड़ा हुआ है कंपनी में और अपना कैपिटल लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो यू नीड टू रिस्टोर कैपिटल। देयर आर 2 वेज। There are 2 ways of restoration, या तो फ्रेश इशू ऑफ ES या PS, या फिर फ्री रिजर्व को CRR में कर दो, बिकॉज CRR इज एज गुड एज इक्विटी शेयर। CRR का एक ही इस्तेमाल है, इशू फुल्ली पेड बोनस इक्विटी शेयर, और कुछ नहीं। नंबर 2, रिडेम्पशन के पहले याद रखना जो प्रेफरेंस शेयर आपके पास पड़े हैं वो फुल्ली पेड होने नहीं है, तो पहले कॉल मनी मंगाएंगे फिर रिडीम करेंगे। नंबर 3, फ्री रिजर्व को CRR में कन्वर्ट करो। नंबर 4, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करो अगेंस्ट फ्री रिजर्व्स, और लॉ में लिखोगे ऑल्सो सिक्योरिटीज प्रीमियम। BBC पॉप का पी क्या था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो लॉ में राइट ऑफ कर सकते हैं, अकाउंट्स में नहीं। CRR का एक ही इस्तेमाल है, इशू फुल्ली पेड। हम लोग रिन्यूअल करना चाहते हैं, पैसा नहीं देने को और इक्विटी भी नहीं देना चाहते इन लोग को। हम बोलते हैं प्रेफरेंस हो, प्रेफरेंस ही रहो, तो हम प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो कितना पैसा ड्यू है? एक तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अगर वादा था तो वो, और अगर कोई प्रेफरेंस जो पड़ा है तो वो, इस सारे अमाउंट के को मिला के हम आपको न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। यहां पर रिन्यूअल के लिए हमें चाहिए, अब पूछना पड़ेगा NCLT से, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग से क्या पूछेंगे? OR की SR? सर 3/4 रिटन कंसेंट प्लस हुज अप्रूवल? NCLT। रिन्यूअल इज इक्वल टू डीम्ड रिडेम्पशन। डिसेंटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए NCLT बोलेगा कि इनको हाथों हाथ रिडीम किया जाए, मतलब पैसा दे दिया जाए। यहाँ पर ऑब्वियसली रिडेम्पशन में आपको, ये रिन्यूअल में आपको 55 फॉलो करना है, 61 या 66 फॉलो नहीं करना है। शेयर कैपिटल 2, ये रहे सेक्शंस के लिए। सबसे पहला सेक्शन कौन है? 56, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ट्रांसमिशन में फर्क क्या होता है? अब तो पता है, ट्रांसमिशन में मर गया है, पागल हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। ट्रांसफर में सेल या गिफ्ट। ये ट्रांसफर के लिए मास्टर डायग्राम था कि नहीं था? था ना मास्टर डायग्राम। कौन सी टाइप की कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल? पब्लिक कंपनी। फ्रीली का मतलब फ्री में नहीं, फ्रीली ट्रांसफर मतलब आप जिसको बेचना चाहो बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स जिसको चाहे उसको बेच, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन दी आर्टिकल्स, ठीक है, ओके। अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मुझको टेक्निकली क्या बोलोगे? ट्रांसफरर। मैं जिसको बेच रहा हूं उसको क्या बोलोगे? वेरी गुड। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। फॉर्म नंबर, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का स्टैंपिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टैम्प दिख रहा है ना, स्टैंपिंग होना चाहिए। भरेंगे और हम दोनों साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? टर और ट्री दोनों साइन करेंगे, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मैं मैक्सिमम कितने दिन के अंदर कंपनी के पास जमा कर सकता हूं? 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डेट ऑफ साइनिंग। जिस दिन आपने साइन किया ना कॉन्ट्रैक्ट, वहां से 60 दिन के अंदर एग्जीक्यूशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन, ठीक है।
तो ये ट्रांसफरर जो है कंपनी के पास अपने शेयर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जमा करेगा। अब कंपनी 3 काम करेगी, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर को अपडेट करना है, दूसरा ट्रांसफरी को शेयर्स एंडोर्स करके देना है या नया छाप के देना है, और बचे कुछ शेयर्स अगर कुछ हैं, मतलब मान लो इसने सारा ट्रांसफर नहीं किया था, कुछ किया था, तो बचे कुछ ट्रांसफरर को देना। करेक्ट। ये तीनों काम कंपनी कितने दिन के अंदर करेगा? 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिसिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है, डन है। अगर मान लो हम लोग पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर करना, ये तुम्हारे पास नहीं होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं, सेम डायग्राम है, खाली इसमें थोड़ा सा, अगर मैं पार्टली पेड शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कॉल मनी का चिंता है कि नहीं है, और SH4 पे भी साइन सिर्फ मेरा है, ट्रांसफरी का नहीं है, तो उस केस में कंपनी ट्रांसफरी को एक नोटिस देगी कि देखिए आपके नाम पे पार्टली पेड शेयर्स आए हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या, ऑब्जेक्शन है तो 2 हफ्ते में बता दो, वरना मैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 2 वीक का आपको मोहलत मिलेगा ऑब्जेक्शन देने का, आप नहीं दोगे तो फिर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि अगर हम दोनों ने साइन कर दिया होता इस फॉर्म पे, तब क्या कंपनी नोटिस देती? नहीं। अच्छा, कंपनी जो नोटिस दे रही है ट्रांसफरी को, उसका फॉर्म नंबर क्या है? SH हटा सकते हैं। शेयर वारंट्स, शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो अपने शेयर सर्टिफिकेट को शेयर वारंट में कन्वर्ट कर सकता है, उससे रजिस्टर मेंबर में उसका नाम हटा दिया जाएगा और उसके सर्टिफिकेट लेके उसको वारंट दे दिया जाएगा। वारंट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में वो मालिक। तो शेयर वारंट इज खटाखट ट्रांसफर्ड, उसमें कंपनी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, याद कर लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये जो आप करते हो ना कि कंपनी को शेयर्स देते हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर देते हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। वारंट्स के केस में आप देते जाओ जिसको भी बेचना है, आपको कंपनी को बताने की जरूरत, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इज नॉट नीडेड। तो शेयर वारंट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। 2-4 बातें, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही हो सकता है ना कि कोई भी किसी को भी बेचता रहे। शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए ना, नहीं तो कॉल मनी किससे मांगेंगे। शेयर वारंट के साथ डिविडेंड कूपन अटैच होना चाहिए ना, ताकि जब डिविडेंड अनाउंस हो तो वो जाके कूपन फाड़ के देके डिविडेंड कलेक्ट कर ले। क्या कोई वारंट होल्डर उसको वापस से शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा सकता है? यस सर। तब कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल देगी। करेक्ट है ना, यही है ना शेयर वारंट का कंसेप्ट। अब वापस यहाँ आ जाओ, पेज नंबर है, अपने आप ढूंढ लो, मिल गया। सेक्शन नंबर याद रहेगा। इस सेक्शन में टोटल कितने फॉर्म्स इन्वॉल्व है, नंबर पढ़ो, 4, 5। ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करना है, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, एग्जाम में वो पब्लिक बोले प्राइवेट बोले, चुपचाप यही लिखना है, डीमैट वीमैट सोच के मत लिखना, क्योंकि सेक्शन वैसे डिजाइंड है। तो आपको कंपनी के पास क्या जमा करना है? नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट। अब तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलने की आदत डाल लो, अब SH4 छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में क्या लिखोगे? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एंड नंबर 2 शेयर सर्टिफिकेट, वो जमा कर दो कंपनी के पास। ठीक है। ट्रांसमिशन के केस में एक बार मरने वाला केस लेते हैं। अलेक्जेंडर मर गया, एग्जाम्पल था ना, अलेक्जेंडर रिचा स्टेस्ली। अलेक्जेंडर मर गया, उसकी वारिस है उसकी बेटी रिचा। रिचा हैज 2 चॉइसेस, या तो बाप का शेयर्स अपने नाम पे कराए, या नहीं करा के सीधा किसी बायर को बेच दे। अगर वो बाप का शेयर्स अपने नाम पे कराएगी तो SH4 की ज़रूरत नहीं है, खाली डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दो, अगर वसीयत है या NOC है बाकी लीगल एयर का तो वो जमा कर दो, शेयर जमा कर दो, और कंपनी अलेक्जेंडर का नाम हटा के रिचा का नाम डाल देगा रजिस्टर्ड मेंबर में और उसको शेयर्स भी दे देगा। तो SH4 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो रिचा चाहती कि मुझे अपने बाप का मनहूस शेयर
रखना ही नहीं है, मैं सीधा अलेक्जेंडर से स्टेस्टी को बेचूंगी, तब SH4 लगेगा, बाकी सब भी लगेगा, और क्या लगेगा? SH4। उस केस में SH4 में अलेक्जेंडर तो साइन कर नहीं सकता, मर गया, उसके बिहाफ पे कौन साइन करेगा? लीगल एयर, रिचा। रिचा अगर साइन करती है तो इट विल बी डीम्ड एज इफ साक्षात अलेक्जेंडर ने साइन किया है। बहुत बढ़िया, यही सारा ज्ञान लिखा ना यहाँ पे, ठीक है ना? 1 2 3 ब्राउन डब्बा सब, ऑल दैट क्लियर है ना? पार्टली पेड शेयर के केस में कंपनी आपके पार्टली पेड शेयर के केस में अगर उसका नाम नहीं साइन किया हुआ है तो कंपनी 2 हफ्ते का नोटिस भेजेगी, फॉर्म नंबर SH5। 2216 सेम पनिशमेंट डाला हुआ है। एग्जेम्पशन भारत सरकार को है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर आप लोग एक दूसरे को बाई सेल करते हो तो वहाँ SH4 की ज़रूरत नहीं है, प्लेन पेपर एप्लीकेशन। और दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे शेयर्स किसके नाम पे? गवर्नमेंट कंपनी में, और वो अगर बदल जाएं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स प्रेसिडेंट कुर्सी के नाम पे, उस व्यक्ति के नाम पे नहीं है। वो तुम सोचो, गवर्नमेंट कंपनी अगर सारी मिलके डिविडेंड दे दे तो प्रेसिडेंट तो अरबपति बन जाएगा, तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो डिविडेंड वो खाली बोलने के लिए है, वो पैसा तो सरकारी खजाने में जमा होगा। तो यहाँ भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है। मैंने बताया था ना, जैसे पुराने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी गए, नई प्रेसिडेंट आई द्रौपदी मुर्मू जी, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है, कोई SH4 का चक्कर नहीं है। फॉर्ज्ड ट्रांसफ़र के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, तुम्हारे पास होगा शायद, है ना? ये असली आदमी है मिस्टर X, रियल ओनर, वो चोर है मिस्टर A, उसने बेचा B को, B ने बेचा C को। B और C दोनों के दोनों मासूम हैं, इनोसेंट बायर। अब क्या होगा? कंपनी ऑब्वियसली ओरिजिनल ओनर को तो उसका हक देगी, तो रजिस्टर मेंबर में फिर से ओरिजिनल का नाम लिख देगी और उसको शेयर्स भी दे देगी, तो ओरिजिनल ओनर इज हैप्पी। लेकिन अब बात करते हैं सर इनोसेंट बायर का क्या? उनके पास 2 ऑप्शन है, एक कि वो सीधा जाके इस ए को सू कर सकते हैं, अपना पैसा मांग सकते हैं, या फिर वो कंपनी को सू करके रिकवर करे और फिर कंपनी ए से रिकवर करे। अब ये तो डिपेंड करता है कि लीगल केस में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ठीक है? रास्ते 2 हैं, ठीक है? ये क्लियर है? इसको बोलते हैं फॉर्ज ट्रांसफर। सेक्शन 57 पर्सोनेशन क्राइम। सर ये पर्सोनेशन क्राइम क्या होता है? कोई व्यक्ति मेरा नकली साइन कर रहा है या मेरी आइडेंटिटी अज्यूम करके धोखा कर रहा है, उसको बोलते हैं पर्सोनेशन। फॉर्जरी इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनेशन। सजा क्या है? 1 3 1 5 चेक। 1 3 1 साल से लेके एंड 1 लाख से लेके तक का पेनल्टी, बीच में क्या है? एंड। सेक्शन 58। अब देखो तुम लोग 58 और 59 2 भारी भारी सेक्शंस हैं कि नहीं? ये देखो यहाँ से आपका 58 स्टार्ट हो जाता है, देख रहा है? इतना बड़ा सेक्शन है। 58 में सज़ा भी लकीली सेम है, 1 3 1 5। फिर एक पेज का पूरा 59 नंबर सेक्शन है। इन दोनों के लिए मैंने एक मास्टर समरी बनाया कि नहीं? अब तुम इससे अगर रिवाइज करते हो तो अंदर का सारा कंटेंट याद हो जाएगा। एक बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले ऊपर ये सेक्शन 58 में ये जो लिखा है इसको पढ़ो। रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी ने ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से मना कर दिया। अपील कौन करेगा? ट्रांसफरर की ट्रांसफरी? ब्रैकेट में पढ़ो। ट्रांसफरी हैज़ द राइट टू अपील इन NCLT। NCLT की कौन सी बेंच? सर रजिस्टर्ड ऑफिस जिस इलाके में लोकेटेड है वहाँ वाली NCLT बेंच में केस होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में तो NCLT कोलकाता, रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में NCLT चेन्नई। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 58, ठीक है? स्टार्ट करें। कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया शेयर का ट्रांसमिशन करने से, तो आप केस कर सकते हो NCLT में। कितने दिन के अंदर केस कर सकते हो? अगर कंपनी ने रिफ्यूज़ल का नोटिस भेजा है
तब जिस दिन रिफ्यूज़ल का नोटिस आया वहाँ से 30 दिन में तुम एनसीएलटी में केस कर सकते हो। अगर रिफ्यूज़ल का नोटिस ही नहीं आया तो आपने जिस दिन कंपनी के पास जमा किया था ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, वहाँ से 60 दिन के अंदर आप एनसीएलटी में केस कर सकते हो। ये लिमिट्स प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट 30 से बढ़ जाएगा। इट विल बी x + 60/90। एनसीएलटी क्या क्या एक्शन ले सकता है? इट कैन ऑर्डर ट्रांसफर ट्रांसमिशन विद इन 10 days। इट कैन डायरेक्ट द कंपनी टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इट कैन ऑर्डर द कंपनी टू पे डैमेजेस। पनिशमेंट फॉर नॉट कंप्लाइंग विद एनसीएलटीज ऑर्डर 1(3), 1(5). ठीक है। अब ये सर 59 में 2 अलग अलग पोर्शन है। 59 का पहला पोर्शन कंपनी ने 59 का नाम होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब रजिस्टर मेंबर में कुछ गलती हुआ उसको ठीक करना। तो 59 का पहला चीज़ क्या है? कंपनी के रजिस्टर मेंबर में डोड हुआ है। डोड का फुल फॉर्म डिफॉल्ट, ओमिट, डिले या एंट्री, गलत एंट्री डल गया इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। कितने दिन में आप एनसीएलटी में केस कर सकते हो? कोई टाइम लिमिट नहीं है। एनसीएलटी क्या कर सकता है? वो 3 काम प्लस डिसमिस। अगर आपके केस में दम नहीं तो आपका केस ही डिसमिस कर देगा, वरना कंपनी को बोलेगा 10 दिन में टीटी करो, रजिस्टर को रेक्टिफाई करो, डैमेज पे करो। पनिशमेंट कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने इलीगल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज किया है, वायलेशन ऑफ सेबी एक्ट, सेक्रा एक्ट, कंपनी एक्ट, एनी अदर लॉ, तब जो सेबी है, सेबी डायरेक्टली केस कर सकता है। सेबी, आरओसी, ये लोग सब केस कर सकते हैं एनसीएलटी में। ठीक है। फिर एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, गलती को सुधारो, सेट राइट द कॉन्ट्रावेंशन और रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। किसने केस किया एनसीएलटी में? कंपनी, डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट, सेबी या शेयर होल्डर। जहां जहां ऑथराइज कैपिटल लिखोगे इक्वल प्रोमिनेंस के साथ सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी लिखोगे। सेक्शन 61। ठीक है। सेक्शन 61 तो सिंपल था ना, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ये तो इजी है, छोटा सा, यहीं पे चालू, यहीं पे खत्म। अगले पेज में तो हाथी है। हाथी का नाम क्या है? 62। ठीक है, बाद में, पहले 61 को करें। 61 में 2 ही सवाल आ सकते हैं, पढ़ो। नंबर 1, प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, या फिर 5 वेज ऑफ ऑल्टरेशन। व्हाट आर द 5 वेज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल? इंक्रीज, कंसोलिडेट, सब डिवाइड, स्टॉक टू शेयर या वाइस वर्सा। और लास्ट में क्या है? डिमिनुशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड की अनसब्सक्राइब्ड। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन? आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, फाइल SH7 विद ROC विद इन 30 days। ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर है? अगर कंसोलिडेशन या सब डिवाइड करने से वोटिंग पावर में कोई चेंज आ रहा है तब एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा। डन है ये? 61 क्लियर? अब क्या? 62। इट्स अ बिग मैसिव सेक्शन कंटेनिंग 5 टॉपिक्स। सबसे पहले 62 के अंदर कितने टॉपिक्स है? नंबर 1 राइट इशू, नंबर 2 ईसॉप, फिर प्रेफरेंशियल इशू, फिर कन्वर्टेबल लोन डिबेंचर, फिर गवर्नमेंट लोन डिबेंचर। तो पहली टॉपिक है राइट इशू। राइट इशू के 2 नाम और चलते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट्स या फिर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। राइट इशू के ऊपर कॉपी ये देखना था। कंपनी विल सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये जो लेटर ऑफ ऑफर है ये ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएगा, ये अच्छे वाले तरीके से आएगा, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड या एनी अदर मोड वेयर देयर इज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। लेटर ऑफ ऑफर जो आपके घर में जाएगा वो 3 दिन का नोटिस पीरियड का समय होता है। नोटिस पीरियड का मतलब ऑफर स्टार्ट होने के कितने दिन पहले आपके घर में चिट्ठी पहुंच जाएगी, दैट इज नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड 3 दिन। ऑफर पीरियड कितने का होता है सर? 7 से लेके 30 दिन का। तो ऑफर पीरियड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आपके घर में चिट्ठी पहुंच जाएगी। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, खरीदो, रेनाउंस कर दो या कुछ मत करो। प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन है, इफ 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी अग्री, तब
नोटिस पीरियड 3 दिन से कम हो सकता है, ऑफर पीरियड 7 दिन से कम हो सकता है। ठीक है, ये था राइट इशू। ये देखो इधर राइट इशू का वही सारा ज्ञान है यहाँ जो लिखा हुआ है, सेम एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ईसॉप। ईसॉप हम लोग पीछे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके, बाद में। प्रेफरेंशियल इशू ये भी बाद में। 4 नंबर देखो, अगर एक कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल लोन इशू करना चाहती है तो ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए खतरा है, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर्स जिनको आप कन्वर्टिबल डिबेंचर दे रहे हो वो तो फ्यूचर में कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बनी जाएंगे, तब भविष्य में आपकी वोटिंग पावर कम हो जाएगी। ये तो एक रिस्क है ही ना कन्वर्टेबल के साथ, तो इसीलिए आज ही आप लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी बाय पासिंग एसआर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कन्वर्टेबल डिबेंचर जब कन्वर्ट होगा तो एक क्वेश्चन उठता है कि एक डिबेंचर के बदले कितना शेयर मिलेगा, तो वो तो वैल्यू वगैरह पे डिपेंड करता है ना। सो टर्म्स ऑफ कन्वर्जन शुड बी प्री डिसाइडेड। ये आज ही जब इशू कर रहे हैं तभी प्री डिसाइड होना चाहिए कि भविष्य में जब रिडीम करेंगे ना तो एक डिबेंचर के बदले कितना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो द टर्म्स ऑफ इशू शुड बी प्री डिसाइडेड। ये 2 कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट वाले के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो दिखा रहा हूँ। ये देखो इधर, गवर्नमेंट ने लोन दिया था एक कंपनी को, ठीक है, और वो कंपनी या तो लोन दिया था या डिबेंचर खरीदा था, एक ही बात है, लोन मनी। तो वो कंपनी चुका नहीं पा रही है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम लीगल एक्शन गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी नाइस थिंग इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उस लोन या डिबेंचर को पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट का बहाना क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे नंबर 1, पावर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर राइड्स द टर्म्स ऑफ द लोन। मान लो लोन एग्रीमेंट में कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं था, इट वॉज अ नॉन कन्वर्टेबल लोन या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फिर भी सेक्शन 62 गवर्नमेंट को इतना पावर देता है कि गवर्नमेंट एग्रीमेंट के ऊपर जाके नॉन कन्वर्टेबल को भी कन्वर्टेबल बना सकता है और उस पूरे लोन या डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 2, आप लोगों से पूछने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 3, जिसको भी तकलीफ है जाके एनसीएलटी में केस करो विदिन 60 डेज। गवर्नमेंट के कैपिटल में कन्वर्ट करने से अगर पेड अप कैपिटल बढ़ जाता है और इतना बढ़ गया कि इक्विटी क्रॉस ऑथराइज कैपिटल क्रॉस कर रहा है, तो इट इज डीम्ड टू बी इंक्रीज्ड। आपको ऑथराइज कैपिटल अलग से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। If due to such conversion the paid up capital exceeds the authorized capital, then the authorized capital is deemed to be exceeded। खाली बस आपको ROC में SH7 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट वाला पूरा क्लियर है, ठीक है ना, तो वो पूरा इसमें कैप्चर हो चुका। नेक्स्ट, अब हम लोग जा रहे हैं ईसॉप में, यहाँ से पढ़ेंगे ईसॉप डिटेल में। ईसॉप में 3 तरह के पीरियड होते हैं। नंबर 1, वेस्टिंग पीरियड, मतलब मैं जनरली आपको रोकना चाहता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को जाने से रोकना चाहता हूँ, तो देयर हैज़ टू बी अ वेस्टिंग पीरियड नो, कि अभी तुरंत आपको नहीं मिलेगा, एक समय रुक जाओ उसके बाद। अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, 1। अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 साल। हालांकि रियल लाइफ में ये ज़्यादा ही होता है, 2-3 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होता है क्या, एक्सरसाइज पीरियड। मतलब आपको जो ईसॉप ओ से ऑप्शन मिला है, ईसॉप का वो क्या है, कि आप अपना ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब कब खरीद सकते हो, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड। अब यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड की कोई अवधि लॉ में लिखी हुई नहीं है, जनरली 1 साल होता है पर यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो एक्सरसाइज पीरियड के दौरान ही तुम एम्प्लॉय, तुम अपना ये जो ऑप्शन तुमको मिला था वो एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना भी हो, कंपनी ने आपको वादा किया था कि कंपनी सस्ते में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको शेयर देगा, वो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। तो जब ईसॉप अनाउंस हुआ था ना, तभी कंपनी ने बोल दिया था हम आप लोग को 100 रुपये में देंगे, जबकि बाजार में भाव कितना चल रहा है 500। तो आप खरीद सकते हो कंपनी से एक फिक्स्ड रेट पे, जिसको हम बोलते हैं 100 रुपया एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस, ये फंडा समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एक्सरसाइज पीरियड के दौरान अगर कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ के 600-700 हो गया तो भी तुम कितने में खरीद सकते हो, सिर्फ 100 रुपये में। और अगर दाम सर गिर के एकदम ही कम हो गया 70 रुपया, तो मत खरीदना, क्योंकि आपको तो ये ऑप्शन है। तो एक्सरसाइज पीरियड में आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करो, वेदर टू बाय और नॉट बाय। अब आप खरीद लोगे, खरीदने के बाद देयर इज अ लॉक इन पीरियड, पर वो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, बोला कंपनी डिसाइड करे कितना लॉक इन पीरियड है। लॉ में खाली ईसॉप में एक ही चीज़ दिया है, वेस्टिंग पीरियड कम से कम कितने का होना चाहिए, 1 साल।
आर वी ओके विद दिस ईसॉप का कॉन्सेप्ट? अब ईसॉप का डेफिनेशन याद करना है सेक्शन नंबर 2 का। ईसॉप मीन्स एन ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी a right to purchase the shares of the company in future at a predetermined price called exercise price। ठीक है, प्राइवेट कंपनी अगर ईसॉप देगी तो क्या पास करेगी? OR। पब्लिक कंपनी ईसॉप देगी तो क्या पास करेगी? ऐसा। एम्प्लॉय का मतलब सर, अच्छा एम्प्लॉय में किसको ईसॉप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसको? प्रमोटर को, डायरेक्टर जिसके पास मोर देन 10% इक्विटी शेयर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं। किसको दे सकते हैं? एम्प्लॉय को, डायरेक्टर एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर को। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके। ब्राउन बॉक्स, एक स्टार्टअप कंपनी अपने पहले 10 साल तक प्रमोटर और जो बड़े डायरेक्टर जिनके पास मोर देन 10% शेयर है उनको भी ईसॉप दे सकता है। ब्राउन बॉक्स, दैट्स एन एग्जेम्पशन है ना स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेपरेट रेजोल्यूशन। दिख रहा है ये? अगर आप अपने खुद के एम्प्लॉय को नहीं बल्कि अपने होल्डिंग या अपने सब्सिडियरी के एम्प्लॉय को ईसॉप देना चाहते हो तो उसके लिए अलग से एसआर पास करना पड़ेगा। या फिर आपका कोई एक एम्प्लॉय है जिसको आप भयंकर ईसॉप दे रहे हो, 1% ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए भी अलग से एसआर पास करना पड़ेगा। मैंने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया होगा कि मान लो ये 4 एम्प्लॉयज हैं, इस अकेले को मैं भयंकर ईसॉप दे रहा हूं इतना कि 1% ऑफ इशूड कैपिटल, तो इसके लिए एक एसआर और इनके लिए एक एसआर। ठीक है। 5 नंबर एक्साइज प्राइस, आपकी मर्जी है जो आप रखो। मिनिमम गैप एंड वोटिंग डिविडेंड राइट, ऑब्वियसली वेस्टिंग पीरियड 1 साल का रहेगा और उस दौरान आपको, आपके पास शेयर्स तो है नहीं तो आपको कोई डिविडेंड वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। लॉक इन पीरियड कंपनी डिसाइड करेगी। बोर्ड रिपोर्ट में 3 चीज डिस्क्लोज करना। नंबर 1, कौन सा वो KMP है जिसको आपने ईसॉप दिया है। नंबर 2, एम्प्लॉइज के झुंड में कौन सा वो एम्प्लॉय है जिसको मोर देन 5% ऑफ द ईसॉप्स दिया है, 5% ऑफ द ईसॉप्स, और कौन सा वो एम्प्लॉय जिसको 1% ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी जितना ईसॉप आपने दिया है। सेबी रेगुलेशन फॉलो होगा लिस्टेड कंपनीज के लिए और ईसॉप का कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी SH6। फैंटम स्टॉक तो रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, ये कॉपी से पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल इशू जो है ना, इट इज सिमिलर टू प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू इज क्वाइट सिमिलर टू प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो कंपनी क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू कर रही, किस किस को? प्रमोटर, वेंडर, वेल्दी पीपल, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड, इनको। Preferential issue is known as red color, offer to selected persons. Only the offeree can subscribe, जिसको ऑफर दी उसको छोड़ के कोई और सब्सक्राइब नहीं कर सकता, उनके पास राइट ऑफ रेनंसिएशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यानी कि यहाँ पर 62 में आपको 42 की भी सारे कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 क्या पास होगा? SR। नंबर 2, प्राइस ऑफ द शेयर्स विल बी डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर या फिर बाय सेबी फॉर्मूला। मैक्सिमम इशू कितने को कर सकते हैं? 200 पर्सन्स 1 साल में। आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। प्रेफरेंशियल इशू के पहले और बाद प्री इशू एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड लास्ट, ऑल कंडीशंस ऑफ 42 मस्ट बी कंप्लाइड एक्सेप्ट 1 कंडीशन। 42 में हम लोग पोका लेटर सर्कुलेट करते हैं, यहाँ पोका लेटर सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये था प्रेफरेंशियल इशू। 63, बोनस शेयर। बोनस शेयर को और किस नाम से जाना जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बिकॉज बेसिकली बोनस शेयर में ना पैसा आ रहा है, ना जा रहा है, ना शेयर, कुछ नहीं, बस रिजर्व को कम करके कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो कंपनी आप लोग को शेयर घर पे भेज देती है फिजिकल वाला, और डीमैट है तो डीमैट अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो बोनस शेयर इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। विच रिजर्व्स कैन यू यूज फॉर बोनस शेयर? सर सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो करेंगे। CRR को भी करेंगे, और फ्री रिजर्व तो सर हर जगह घुसता ही है। कौन सा नहीं कर सकते? रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, कहीं भी यहाँ लिस्ट में कैपिटल रिजर्व का नाम लिखा है क्या? नहीं, तो वो भी यूज नहीं कर सकते। सम्स किए थे ना इस पे, सम्स में कैपिटल रिजर्व था, उसको हम लोग काटे थे। ठीक है, सेक्शन ये 3 बोला है, बस यही 3 यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी यूज नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन तो भी यूज
नहीं करेंगे। व्हाट आर द 6 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इफ यू वांट टू इशू बोनस शेयर? नंबर 1, आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए। नंबर 2, OR पास करो। 3 और 4, कोई डिफॉल्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आपके पास जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड होने चाहिए। एक बार बोनस अप्रूव हो गया उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। रेड कलर पढ़ो। अगर बोनस इशू की वजह से पेड अप कैपिटल ऑथराइज को क्रॉस कर रहा है तो पहले आप ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाओ बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 61 विच इज आर्टिकल्स OR एंड SH 7। ठीक है। सेक्शन 64, 3 केसेस में आपको ROC के पास SS 7 जमा करना है। नंबर 1, जब आपका कैपिटल ऑथराइज कैपिटल आप लोग चेंज करते हो अंडर सेक्शन 61, या फिर जब गवर्नमेंट का लोन डिबेंचर गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट करते हो और उससे ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाता है तब, या फिर जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो तब। तो इन तीनों केसेस में आपको जमा करना पड़ेगा। हाथ का पढ़ो। फाइल SS 7 प्लस द न्यू मेमोरेंडम विद द ROC विद इन 30 डेज। ये क्या है? रिजर्व कैपिटल। ये कंसेप्ट सिर्फ उस केस में अप्लाई होता है जब एक अनलिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है लिमिटेड कंपनी में, तब उनको अपने कैपिटल का कुछ अनकॉल्ड अमाउंट अनकॉल्ड रखना पड़ता है टिल द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है। उसके लिए वो लोग OR पास करते हैं। तो इसमें 2 सिचुएशन हो सकता है। हाथ का लिखा हुआ पढ़ लीजिए क्या? हाथ का लिखा हुआ, ठीक है ये। अब इसमें केस 1, सपोज हमारा फेस वैल्यू 10 रुपये, पेड वैल्यू भी 10 रुपये है, तो पहले तो ऑथराइज कैपिटल का फेस वैल्यू बढ़ाओ। सपोज हमने 15 रुपये कर दिया और फिर हम OR पास कर बोलेंगे कि ये जो 5 रुपये ये हम अभी कॉल नहीं करेंगे, ये हम लिक्विडेशन में कॉल करेंगे। नेक्स्ट केस 2, अगर मेरे शेयर पार्टली पेड थे, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू और 8 रुपया पेड अप है, तो 2 रुपया के लिए हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे कि अभी नहीं मंगाएंगे। कब मंगाएंगे? कयामत के दिन। ठीक है। अब ना मैं एक बड़े चैप्टर में जा रहा हूँ जिसका नाम है शेयर कैपिटल 3। ठीक है। शेयर कैपिटल 3 में 3 हाथी टॉपिक होता है मेन, जिसमें से 2 हाथी टॉपिक के लिए मैंने कॉपी में बहुत अच्छे नोट्स और डायग्राम बनाए हैं जिससे तुरंत तुम्हारा पिकअप हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्कस करूँगा मैं, ध्यान देना। शेयर कैपिटल 3 3 मेजर सेक्शंस हैं। पहले एक बार इसको याद करो। 66, अगर आप कैपिटल रिडक्शन करना चाहते हो और रिस्टोर नहीं करोगे तो आपको NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो नीचे क्या लिखा है? SR प्लस 68 बायबैक। बायबैक में तो हम लोग रिस्टोर कर देते हैं ना, तो NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए, खाली BR या SR। फिर लास्ट वाला केस, डिबेंचर इशू करने के लिए ऑब्वियसली NCLT की अप्रूवल नहीं चाहिए। डिबेंचर का मदर सेक्शन है 71। 66 और 71 के ऊपर ज़बरदस्त कॉपी में नोट से पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग बुक में एंटर कर सकते हैं। अब इस पूरे डायग्राम से बेसिकली हमें ये समझना था कि कैपिटल रिडक्शन में असली कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो रिड्यूस होती है, और कितने तरीके से होती है? 3 तरीके हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 टुकड़े हैं, पेड पोर्शन, अनपेड पोर्शन। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो पेड पोर्शन है उसी को तो पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल को अगर आप रिड्यूस करो, कैंसिल करो या रिफंड करो तो असली में कैपिटल कम हो रहा है। वैसे ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अनपेड पोर्शन है वो भी तो हमारे हाथ में, हम जब चाहे मंगवा सकते थे, पर हमने वो अनपेड पोर्शन कैंसिल कर दिया, तो जो आ सकता था वो अब वो भी रिडक्शन है। तो सर रिडक्शन टोटल कितने तरह का होता है? 3। नंबर 1, कैंसलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, रिफंड ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके क्या है? कैंसिल द अनपेड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कैंसिल द पेड पोर्शन मतलब पेड अप कैपिटल, रिफंड द पेड कैपिटल। लैंग्वेज ऐसे लिखनी है जैसे यहाँ पे है। नंबर 1 का लाल रंग में मतलब क्या है? कैंसिल द अनपेड पोर्शन। अब पढ़ो इसको, एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी ऑन द अनपेड पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। नंबर 2,
कैंसिल द पेड अप कैपिटल। नंबर 3, पे ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब इसका प्रोसीजर के लिए मैंने एक मास्टर डायग्राम बनाया था, ये रहा बोर्ड पे, है ना। ठीक है, बातचीत करें, इधर देखना। कंपनी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा RSC 1 में। फॉर्म नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए बस। RSC 1 में एप्लीकेशन लगाएगा, साथ में अटैचमेंट्स देगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट एक्यूरेट है, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, ये पूरा अटैच करके देगा कि हमने AS फॉलो किया है। SR पास करना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन लगाओ। एप्लीकेशन लगाने के बाद एनसीएलटी आपको बोलेगा कि 15 दिन में इसको थोड़ा पब्लिसाइज करो। एनसीएलटी ऑर्डर्स टू सेंड द नोटिसेस टू रिक्वायर्ड पर्सन्स इन 15 डेज। अगले 15 डेज में कंपनी हल्ला मचाएगी, ROC, RD, सेबी और क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर में इंग्लिश और वर्नाकुलर में ऐड आएगा। फॉर्म नंबर RSC 2, 3, 4। इन लोगों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किया जाएगा विदिन 3 मंथ्स। ब्लू कलर पढ़ो, invite objections within 3 months of the receipt of notice by them। फाइनली जब सबकी ऑब्जेक्शन आ गई तो उस तरफ देखो, एनसीएलटी हेयरिंग करने के बाद ऑर्डर पास कर देगा। एनसीएलटी का ऑर्डर आप ROC में जमा करोगे, फिर ROC क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये है फुल प्रोसीजर। मैंने बोला था इसको याद अगर करना है तो 6 स्टेप जो क्वेश्चन आंसर वाली बुक में, वो 6 स्टेप याद कर लो, उससे हो जाएगा। डायग्राम समझने के लिए, ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं। ठीक है ना। रिडक्शन, अब इधर आ जाओ, इसमें वही सब लिखा है कि सबको नोटिस दो, एडवर्टाइजमेंट करो, ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा, ऑर्डर पास करेगा, आप ऑर्डर ROC में जमा करोगे, वो आपको सर्टिफिकेट देगा। अगर किसी ने भी ना किया, मतलब नेम ऑफ द क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर, अबेटिंग इन ऑल्ट्रेशन, तो उसको सजा है 447। रिडक्शन और डिमिन्यूशन में क्या क्या फ़र्क है सर? रिडक्शन में रियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होता है, डिमिन्यूशन में अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम नहीं होता। रिडक्शन में क्रेडिटर्स अफेक्टेड होते हैं बिकॉज रियल रिडक्शन है, डिमिन्यूशन में क्रेडिटर्स अफेक्टेड नहीं होते। फिर इधर एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए, उधर नहीं चाहिए, इधर SR है, उधर OR है। ठीक है, मोआ चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, उधर तो पक्का मोआ चेंज होगा। नाम में 5 साल तक लिखना पड़ेगा एंड रिड्यूस्ड, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोसीजर तो यहाँ से नहीं करना ना, कॉपी से हो गया। और ये क्वेश्चन के लिए मैंने, ये क्वेश्चन वही है कि डिमिनिशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, जो अभी मैं बता के आया टेबल में। ठीक है, 66 क्लियर है, 66 क्लियर है। 67 मैं लाइन से चलूँ। 67 पहले तो बोलता है कि बायबैक अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अनलेस आप 68 फॉलो करो। फिर नंबर 2, कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता है तो कंपनी उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन सर इसके 3, पहला एक्सेप्शन, बैंक्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे सकते हैं। नंबर 2, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई स्कीम लाया है और उस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है एम्प्लॉय को टू बाय द शेयर्स, और उसके लिए आप लोगों ने SR पास कर दिया तो चलेगा। नंबर 3 स्टार है, वही एग्जाम में आता है, उसको समझने के लिए मैंने ग्रीन बॉक्स में 3 बातें बताई है। नंबर 1, वो एम्प्लॉय हमारा KMP नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितने महीने का सैलरी जितना लोन दे सकते हो, 6 महीना, और वो पार्टली पेड खरीद नहीं सकता, उसको फुल्ली पेड खरीदना पड़ेगा। सज़ा दी भी 25-25 लाख तक की, भयंकर सज़ा है। ओके, यहाँ पे मैंने तुम लोग के सामने ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। नेवर से ट्रिपलेट इन एग्जाम। अ प्राइवेट कंपनी दैट सैटिस्फाइज 3 कंडीशंस। नंबर 1, उसका कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टर नहीं है, उसके बोरोविंग्स कम है, कितने, 2 टाइम्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़, विचएवर इज लोअर, उसके अंदर है। एंड थर्ड, उसने अपने बोरोविंग्स में कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन नंबर 68। ठीक है, डिस्कस कर दूं। 68 बाईबैक। बाईबैक में कितने फॉर्म्स है सर? बुके है फॉर्म्स का, SH 8, 9, 10, 11, 15। SH 8 क्या होता है?
आप लोग सबके घर में जो बाईबैक का ऑफर लेटर जाएगा वो SH8 है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जमा होता है SH9, रजिस्टर ऑफ बाईबैक 10, रिटर्न ऑफ बाईबैक 11, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस 15। बाईबैक में कैपिटल रिस्टोर करना पड़ेगा। कैसे? आइदर यू इशू अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर, या फिर आप फ्री रिजर्व को CRR में कन्वर्ट करो। रीड बाईबैक का ये पोर्शन। अगर मैं आपसे इक्विटी शेयर बायबैक कर लूँ तो आपकी कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो रिस्टोर कैसे करना है? दो तरीके हैं, फ्री रिजर्व टू CRR या फिर फ्रेश इशू ऑफ अनदर काइंड ऑफ शेयर्स, व्हिच मींस प्रेफरेंस शेयर्स। बायबैक में इंपॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल कंडीशन है। पहला न्यूमेरिकल कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड इन बायबैक 25% ऑफ PU ESC FR SP। maximum number of equity shares that can be buyback 25% of total number of equity shares, maximum debt equity ratio 2 after buyback 2। क्लियर है ये? अच्छा, अगर बायबैक में जो अमाउंट खर्च हो रहा है वो 10% ऑफ PU ESC FR SP के अंदर है तो BR, 10% से ऊपर पर 25 तक है तो SR, 25 के ऊपर सर हो नहीं सकता। वेरी गुड, इधर आ जाओ। बायबैक के ऊपर तो कॉपी नोट्स नहीं, यहीं से होगा ना रिवीजन पूरा। स्टार्ट करें, ठीक है। बाईबैक के सोर्सेस क्या है? कभी भी कोई बोले सोर्सेस मतलब कैपिटल, तो या तो इशू डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर FR को CRR में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द बाईबैक टॉपिक फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यानी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी CRR में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे कंडीशंस टू बी फॉलोड, 5 तो आराम से होगा। पहला कंडीशन क्या है? आर्टिकल। दूसरा कंडीशन है अप्रूवल, BR या SR। 3 न्यूमेरिकल कंडीशन है, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो। फिर 5 फॉर्मेलिटी की कंडीशन है। बायबैक के पहले आप लोगों का इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए। अगर हम लोग लिस्टेड कंपनी तो सभी रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं बायबैक के लिए आपके घर में एक ऑफर लेटर भेजूंगा ना, वो आप लोग के पास भेजने के पहले कहाँ जमा होगा? ROC। फिर ROC में जमा करने के बाद 20 डेज के अंदर मैं आप लोगों को सर्कुलेट करूंगा। और लास्ट, देयर शुड नॉट बी एनी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट्स इन दिलीप दीदी था ना सेक्शन 70, ठीक है, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्म नंबर SH8। 2 बायबैक के बीच में कितने गैप चाहिए? 1 साल, ठीक है। ऑफर पीरियड बायबैक में कितना होता है? 15 दिन से 30 दिन। अगर सारे मेंबर्स राजी हैं, कोई भी कंपनी हो, इफ ऑल मेंबर्स अग्री, तो ऑफर पीरियड लेस देन 15 डेज भी हो सकता है। 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप। बायबैक आपको 12 महीने में खत्म करना पड़ेगा फ्रॉम द रेट ऑफ पासिंग BR SR। बायबैक फ्रॉम होम 3 आंसर है, प्रोपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम एवरीबडी, ओपन मार्केट, या फिर अपने एम्प्लॉय से ESOP और स्वेट इक्विटी बायबैक कर लो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जमा करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को SH9, जहां डायरेक्टर्स लोग कसमें खाएंगे कि वी हैव ब्लू बॉक्स, वी हैव मेड फुल इंक्वायरी टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज एंड वी विल नॉट बिकम इंसॉल्वेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द रेट ऑफ बायबैक, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको जमा करना पड़ेगा ROC और सेबी में SH9। कौन साइन करेगा? सर 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD। ब्लू कलर पढ़ो, मतलब 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD, ठीक है। जो भी बायबैक में हम लोग शेयर्स आप लोग से वापस ले रहे हैं वो 7 दिन के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अभी अभी आपने बायबैक किया टू रिड्यूस इक्विटी शेयर, तो आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कब कर सकते हो? एटलीस्ट 6 महीने बाद। पर उस 6 महीने में 2 एक्सेप्शन है। आप उस 6 महीने में BC कर सकते हो, B से बोनस इशू या C से कन्वर्जन्स। Company will maintain a register SH10. Company will file a return with ROC and SEBI SH11. Again, हम लोग को एक declaration of compliance जमा करना पड़ेगा, signed by D plus MD. 2 directors out of which one shall be MD. यहाँ लिख लो। एक बार बायबैक ऑफर अनाउंस हो गया तो फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। ऊपर करूं, बायबैक के बाद अगर आप फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर रहे तो आपको CRR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट? एंट्री देखो, हमारे 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर को हमने 250 रुपये में बायबैक किया, तो एंट्री क्या है?
इक्विटी शेयर डेबिट 10, प्रीमियम ऑन बायबैक 240, टू बैंक अकाउंट 250। कैपिटल तो 10 ही से कम हो रहा है ना, 250 से नहीं, तो 10 रुपया ही CRR में ट्रांसफर होगा। तो फ्री रिजर्व टू CRR कितना ट्रांसफर होता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ दी शेयर्स 69 हो गया 70। आप लोग ये घुमा फिरा के बायबैक नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सब्सिडरी के थ्रू या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी NBFC के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपसे दिलीप दीदी में डिफॉल्ट हो रखा है तो पहले डिफॉल्ट को सुधारो, रीपे करो, एंड देन वेट फॉर 5 years 3 years, ठीक है, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। अब हम लोग किस में आ चुके हैं? डिबेंचर्स। सबसे पहले हम डिबेंचर का डेफिनेशन याद करेंगे। डिबेंचर मीन्स SBI, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट वेदर और नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब सिक्योर्ड भी हो सकता है और एक केस अनसिक्योर्ड का भी होता है। अब इसमें ना इन्होंने एक प्रोवाइजो डाला, प्रोवाइजो में बोला चैप्टर 3D ऑफ RBI एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स बोले हुए हैं ना या अदर नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, उसको डिबेंचर माना नहीं जाएगा। तो उसका मैंने नीचे ग्रीन बॉक्स में कुछ एग्जांपल दिया जो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बोरोइंग लिमिट, डिबेंचर इज ट्रीटेड एज बोरोइंग्स। तो अगर आपकी बोरोइंग प्लस डिबेंचर विद इन द लिमिट है, लिमिट क्या है? PUSC FR SP, तब आपको पास करना पड़ेगा BR। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो आपको पास करना पड़ेगा SR, ठीक है, लिखो। अब यहाँ पर आ गया मेन डिबेंचर का पूरा ज्ञान। और डिबेंचर के ज्ञान के लिए मैंने क्या बोला था? फर्स्ट रीड, क्योंकि डिबेंचर भारी होता है, कॉपी में जाओगे पूरा समझ में आएगा, फिर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है, इधर ध्यान से देखो, सेक्शन नंबर 71। मैं एक बार बता देता हूँ, इधर सब कुछ सुनो। तो ये 180 वाली जो लिमिट है, इसमें PU ESC है कि SC? तो पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। लेकिन बायबैक के अंदर ये जो अप्रूवल्स थे, अप्रूवल्स में यहां पढ़ो तो 10% ऑफ पेड अप, बोल्ड करके मैंने क्या लिखा है? इक्विटी। तो बायबैक में अप्रूवल के लिए जो आप 10 और 25 देखते हो ना, उसमें PU ESC होता है, PU SC नहीं होता, तो उसमें प्रेफरेंस काउंट नहीं होता। आप बायबैक किसका करो? प्रेफरेंस का कि इक्विटी का, ठीक है। ये सब लिमिट्स ना बहुत मेरी रिसर्च करके सोच समझ के बना के पढ़ाई हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मैंने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, उसको बिल्कुल पूरा हर चीज़ को कंसिडर किया है। अकाउंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इंटर के बैच में, फाइनल के बैच में, कि कुछ ना कुछ अकाउंट्स के टीचर ने कहीं कुछ गलत लिमिट बता दिया है। ऐसा हमेशा हुआ है, ठीक है। इस सेक्शन में, कभी किसी और सेक्शन में, कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। तो उस चीज़ को प्लीज़ आप वहीं छोड़ दो, उसको लेके माथापच्ची मत करो, ठीक है। मेरा काम लॉ है, वो मैं एकदम पूरा परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और अकाउंट्स में अगर कुछ 19-20 है तो उसको वहाँ छोड़ो और वहीं पे ख़त्म करके आ जाओ। उसके लिए ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति जिस चीज़ को पढ़ा रहा है उसे उसी चीज़ का तो संपूर्ण ज्ञान होगा ना, तो वो एक हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, तो प्लीज़ इग्नोर दैट, ठीक है। इस पे आते हैं, डिबेंचर्स। यहाँ से फर्स्ट रीड कॉपी, इसको यहाँ देखो, ठीक है। स्टार्ट करें डिस्कशन। और मैंने तुम लोगों को शायद MCA का दिखाया था ना, ई बुक, कोई बोला होगा कि जब भी कोई कुछ डाउट हो तुम सीधा जाके MCA के ई बुक में देख सकते हो, तो तुम अपने मोबाइल पे देख सकते हो, उसमें क्या झमेला है, मोबाइल में दिख जाएगा तुमको वहीं पे वो, ओके। इधर ध्यान देखो, कंपनी, ठीक है। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू किया, लेकिन उसके पहले उनको अपॉइंट करना पड़ेगा लाल रंग में डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी का काम है डिबेंचर होल्डर्स का ख्याल रखना, और उसके साथ फिर कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करती है SH12 डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है ना, ये आप लोगों का ख्याल रखता है, कुछ भी झमेला होने पे आपको बुलाएगा, मीटिंग करेगा, फैसला लेगा, या आप लोगों के बिहाफ में NCLT में भी केस करेगा अगर कंपनी पैसा चुका नहीं रही है, तो रिडीम नहीं कर रही, इंटरेस्ट नहीं दे रही, तो ओके।
कंपनी को अपना असेट गिरवी रखना पड़ेगा। जब कोई असेट गिरवी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। डिबेंचर के केस में जब आप असेट पे चार्ज क्रिएट करते हो तो आप आरओसी को 30 दिन में बताओगे बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 9। चार्ज इज इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। फर्स्ट कंडीशन पास BR एंड BM, लेकिन अगर बोरोइंग प्लस डिबेंचर लिमिट से ज्यादा है तो पास SR। नंबर 2, कंपनी आप लोग को डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कितने दिन में दे देगा, 6 months ऑफ द रेट ऑफ अलॉटमेंट। नंबर 3, टेनर क्या होता है, 20 नहीं 10 साल 30 साल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें एक वो है, क्या बोलते हैं तुम्हारा वो, NBFC के केस में स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। और गवर्नमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट के डिबेंचर्स पे गवर्नमेंट ने गारंटी दे दिया तो बॉस फिर आपको सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर चलेगा। वो इकलौता केस है अनसिक्योर्ड डिबेंचर का। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी पहले ही अपॉइंट कर देगी। डिबेंचर ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग BR एंड BM। लेकिन अगर आप लोग डिबेंचर होल्डर आप लोग को सुहाया नहीं तो आप लोग उसको हटा सकते हो कि नहीं, आप लोग डिबेंचर ट्रस्टी को हटा भी सकते हो, वो हक आपके पास है, ठीक है। लेकिन अच्छा तुम लोग हटाओगे तो बाद में, पहले उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है, BR एंड BM। तो ये लोग किसी भी ऐरे गैरे को अपॉइंट कर सकते हैं कि उसका कुछ लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बिफोर इशूइंग द ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टस टू द डिबेंचर होल्डर्स। अच्छा डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब तक साइन होगा, डिबेंचर इशू खत्म हो गया उसके बाद 3 महीने के अंदर। ये पढ़ो, कहाँ गया, 6 नंबर पढ़ो। ठीक है, विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। ओके, ये तो बहुत बात की चीज है। यहाँ आ जाओ। सबसे पहले टेनर कितना, 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल। आप डिबेंचर को जब सिक्योर करते हो तो अपना असेट गिरवी रख सकते हो या अपने ग्रुप कंपनी का असेट भी गिरवी रख सकते हो। डिबेंचर ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। डिबेंचर ट्रस्ट डीड मस्ट बी साइंड विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। स्पेसिफिक मूवेबल, स्पेसिफिक इमूवेबल। NBFC केस में एनी, ग्रीन कलर, NBFC में एनी मूवेबल बट स्पेसिफिक इमूवेबल। गवर्नमेंट गारंटी डिबेंचर्स पे कुछ भी चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको आप अपना डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते, नंबर 1 बेनिफिशियल शेयर होल्डर। नंबर 2 PDKOE, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ CHSA, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। नंबर 3 क्रेडिटर्स। नंबर 4 डेटर ऑफ CHSA-C, लास्ट वाला C है को सब्सिडरी का। फिर उधर क्या है, गारंटर। फिर उधर क्या है, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप। और फिर लास्ट में क्या है, रिलेटिव ऑफ PDK, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप को लेके लिमिट्स है कुछ। अगर कोई भी पर्सन जिसका कंपनी के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप है, कितने का, एक्सीडिंग 2% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और 50 लाख whichever is lower in the current year और in the last 2 years, तो उस व्यक्ति को हम डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। वो ब्राउन डिब्बा बहुत जगह आएगा, उसका मतलब क्या है कि ये वाला पूरा टॉपिक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर पे अप्लाई नहीं होता। आप लोग रिमूव कर सकते हो क्या डिबेंचर होल्डर्स, उसको अपॉइंट किसने किया था, पर रिमूव कौन कर सकता है, तुम लोग, बाय पासिंग ORSR। सर ये सब वर्ड मत बोलो, 3/4 रिटन कंसेंट, 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर के रिटन कंसेंट। इसके जाने से जो वैकेंसी होता है उसको कौन भरेगा, BR एंड BM। लेकिन अगर वो रिजाइन करके गया तब आप लोगों का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी का रोल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार वाले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, वो देखेगा कि डिबेंचर का जो ऑफर लेटर था और जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, डिफरेंट नहीं। नंबर 2, टर्म डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो रेस्ट्रिक्शंस और कोवेनांट्स हैं वो डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में होने चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं। नंबर 3, कंपनी से पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटस मंगवा सकते हैं। नंबर E, अगर ये ध्यान से पढ़ना, ब्राउन है, अगर ये 3 चीज में से कोई भी एक हो जाए तो डिबेंचर ट्रस्टी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर भेज सकता है। नंबर 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट करने में, या फिर आज तक आपने इनके नाम पे कोई एसेट गिरवी नहीं किया, सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया, या फिर रिडेम्पशन में डिफॉल्ट हुआ है। नंबर F और G एक साथ है। अगर कंपनी कभी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करे, ब्रीच करे पेमेंट में, तो ये आप लोग की मीटिंग बुला सकता है और NCLT में एप्लीकेशन दे सकता है। नंबर H, वो हमेशा चेक करेगा कि कंपनी ने एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया है, DRR में ट्रांसफर जो करना चाहिए वो कर दिया। DRR में 10% ट्रांसफर करना पड़ता है ना बिफोर रिडेम्पशन। अगर आप लोग 1/10 वैल्यू वाले उसको रिक्वेस्ट करो तो वो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकता है, या फिर अपनी इच्छा से तो बुला ही सकता है इन केस ऑफ ब्रीच और डिफॉल्ट। अगर डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई भी इंडेमनिटी क्लॉज डाला है तो वो वॉइड है, क्योंकि वी वांट द डिबेंचर ट्रस्टी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 10, आप लोग NCLT में अप्लाई कर सकते हो। NCLT फिर कंपनी को ऑर्डर कर देगा कि जब तक इनका चुका नहीं देते तब तक कोई फर्दर लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकते। इनके पास कभी भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। कोई भी मेंबर या डिबेंचर होल्डर चाहे तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी चाहिए तो 7 दिन में मिल जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ फीस। 13 बोल चुका हूँ। DRR अगेन उसके लिए ये पढ़ना है, पढ़ो। DRR इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, वो कोई फंड पैसा नहीं है। इसका पर्पस बस यही होता है कि आप फ्री रिजर्व को कम कर दो ताकि डिविडेंड कम दिया जा सके। DRR में कितना % कब तक ट्रांसफर करना है? 10%। कब तक करना है? बिफोर रिडेम्पशन। उस तरफ DRF, दैट्स द रियल मनी, ठीक है। DRF फंड में कितने रुपए डालने पड़ते हैं? 15% डालने पड़ते हैं। कितने महीने पहले? 11 महीने पहले। पर ऐसे मत बोलो, बोलो ऑल द डिबेंचर्स मच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसका 15% हमें इसी ईयर के 30 अप्रैल तक प्रिस्क्राइब्ड फंड्स में डालना पड़ता है। वो प्रिस्क्राइब्ड फंड्स कौन से हैं? सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर 2 बार है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहां पे आते हैं, ये लाल रंग का टेबल एक बार अपने आप देखो। AIFI का 4 एग्जाम्पल है ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जिम, नाबार्ड, सिडबी और NHB। AIFI या फिर बैंक्स अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो DRR और DRF नहीं चाहिए। अगर एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है तो DRR तो करना पड़ेगा सेम एज NBFC, पर DRF की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक जस्ट मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये दोनों कोई एग्जम्पशंस मिला है कि नहीं मिला है? क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको ना साल में कई बार डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं। ये बात प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आती है। बैंक्स वगैरह को साल में कई बार बॉन्ड इशू कर करके पैसा रेस करना पड़ता है, तो इनके पास ऑलरेडी बहुत लिक्विड फंड है, तो इनको अलग से रिजर्व या DRF फंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको एग्जम्प्ट करना ज़रूरी था, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में सर 4 केसेस है, 2 मतलब DRR तो किसी में भी नहीं करना पड़ता। ये देखो लिस्टेड कंपनी में कितने केस हैं? 4, 2 पब्लिक इशू, 2 प्राइवेट प्लेसमेंट, एक NBFC HFC वाला, एक नॉर्मल कंपनी वाला। तो 2 बार मतलब DRR तो किसी में नहीं है, पर DRF में 2 बार 15% है और बाकी टाइम पे वो भी नहीं है। ये देखो, अगर लिस्टेड कंपनीज क्या कर रही है? पब्लिक इशू, तो 15% DRF फंड में डालना पड़ेगा, और प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कुछ भी डालना नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी, उसमें भी NBFC HFC, यार NBFC HFC यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके पास तो रोकड़ा है, तो उनके लिए DRR DRF का आंसर क्या है? नो। जो नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनीज जो डिबेंचर इशू करेगी उनके लिए नियम है 10% और 15%। ये क्लियर है? यहां पर DRR में ट्रांसफर किस चीज से होगा? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। पावर टू नॉमिनेट,
कोई भी मेंबर अगर कंपनी को बताना चाहता है कि मेरे सिक्योरिटीज़ के लिए ये व्यक्ति नॉमिनी है, तो वो कंपनी के पास फॉर्म जमा करेगा SH13। अगर उसको अपना पुराना नॉमिनी चेंज या कैंसिल करना है तो SH14 जमा करेगा और कंपनी रजिस्टर मेंबर को अपडेट कर देगी। दैट कंप्लीट्स आवर शेयर कैपिटल। ठीक है, थैंक यू।